हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टास्क वाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपली मुगल साम्राज्य के बारे में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि सभी जो है मुगल साम्राज्य के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं हम कवर करने वाले हैं, उनकी जो है उनके बारे में नॉलेज आपको हो सके। क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं जो लेकर के आए हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आने वाले हैं। वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वह है मुगल वंश का संस्थापक कौन था। जो मुगल वंश था उसका जो है संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर जो था वह मुगल वंश का संस्थापक था। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है बाबर फरगना गद्दी पर कब बैठा। बाबर फरगना जो था वह गद्दी पर कब बैठा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1495 ईस्वी में। इसी के साथ नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट जो है वह फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है। फरगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है। दोस्तों ध्यान देंगे, उज्बेकिस्तान में जो है फरगना वर्तमान में स्थित है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया। ध्यान देंगे, कुल 5 बार जो है बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया। मतलब जो 1526 ईस्वी का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वह किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और लोदी जो थे लोदी, इब्राहिम लोदी, वह जो है इन दोनों के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दोस्तों ध्यान देंगे, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बाबरनामा। बाबरनामा में जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया। जो बाबरनामा लिखी गई थी उसका फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान ए खाना ने जो है इसको अनुवाद किया था फारसी में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो पॉइंट है वह है मुंबईयान। मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बाबर को। बाबर को मुंबईयान नामक जो पद्य शैली थी उसका जन्मदाता माना जाता है। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। मुगल वंश जो था उसका सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर जो था वह मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा माना गया था। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ। खानवा का युद्ध जो हुआ था वह 1527 ईस्वी में हुआ था। ध्यान देंगे सभी। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है, खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। जो खानवा का युद्ध हुआ था वह किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा राणा सांगा व बाबर के बीच में जो है यह युद्ध लड़ा गया था। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास वह है, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा। जो हुमायूं था वह गद्दी पर कब बैठा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1530 ईस्वी में हुमायूं गद्दी पर बैठा। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, चौसा का युद्ध कब हुआ। चौसा का युद्ध जो है वो 1539 ईस्वी में हुआ था। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। जो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था वह युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है। मतलब कौन कौन से जो है 4 युद्ध हैं जो हुमायूं के द्वारा लड़े गए थे, उनका क्रम क्या है। मतलब कौन कौन से सन में वह युद्ध हुए थे। इसी के साथ जो इसका आंसर होगा वह है, देवरा का युद्ध हुआ था जो 1531 ईस्वी में। वहीं चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। फिर उसके बाद विलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। और एट लास्ट उसका जो चौथा युद्ध हुआ था वह था सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास वह है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो जो हुमायूं नामा था उसकी रचना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो सूर्य साम्राज्य जो था उसका संस्थापक शेर शाह सूरी था। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वह है, विलग्राम का युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है कीरत सिंह। कीरत सिंह जो है विलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक था। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फ्रेंड्स ध्यान देंगे, शेर शाह के समय में भू राजस्व दर क्या थी। मतलब शेर शाह के समय में जो भू राजस्व दर थी वह क्या थी, तो उपज का जो है 1/3 भाग जो है
शेर शाह के समय में भू राजस्व का दर थी। मतलब इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? इसका आंसर हो जाएगा आपका शेर शाह सूरी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो डाक प्रथा का जो प्रचलन हुआ था वह भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी के द्वारा। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वह जो है 1556 ईस्वी में हुआ था। सभी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? इस क्वेश्चन का आपका जो है आंसर हो जाएगा अकबर व हेमू के बीच में जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? दीन ए इलाही जो धर्म था उसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम वह अंतिम हिंदू कौन था? अंतिम व प्रथम हिंदू कौन थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बीरबल। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो अकबर के शासन की जो प्रमुख विशेषता थी वह थी मनसबदारी प्रथा। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? मतलब कौन से सूफी संत थे जो कि अकबर के समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसी के बाद, आगरा में लाल किला, लाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा इसके काल के प्रमुख बिंदु हैं। इसका आंसर हो जाएगा अकबर के काल के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दोस्तों, अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसके बाद, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद किया था वह अबुल फजल ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? मतलब कौन से मुगल सम्राट के काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अकबर के काल को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। फारसी जो थी मुगलों की राजकीय भाषा मानी जाती थी। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है वह किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात विजय के, मतलब गुजरात पर जब विजय प्राप्ति हुई थी तो उसके बाद जो है बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? मतलब किसके शासनकाल में जो मलिक मोहम्मद जायसी थे उन्होंने पद्मावत की जो है रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसी के साथ, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? मतलब कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने 2 बार शासन किया है अपना? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा विलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, विलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? मतलब विलग्राम का जो युद्ध हुआ था उसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज का युद्ध। जो विलग्राम का युद्ध था उसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला जो है शासक का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दोस्तों, बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? मतलब बाबर के जो मुस्लिम कानून नियम थे उनका संग्रह किसमें है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुबायीन में। तो इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जाप्ती प्रणाली। जाप्ती प्रणाली जो है उसका जन्मदाता कौन था? तो जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता जो है शेर शाह सूरी को माना जाता है। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जति का क्या कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा सैन्य कुशलता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध जो है राज्य कानून से था। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे पास, ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कंधार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? जो मुमताज महल है उसका वास्तविक नाम क्या था? तो वह जो था अर्जुमंद बानो बेगम था।
मुमताज महल का वास्तविक नाम। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वह है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंचमहल। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों पॉइंट है जो है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए। मतलब अकबर ने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वह किसके साथ सर्वप्रथम किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कछवाहों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया। मतलब दक्षिण में औरंगजेब ने किन दो राज्यों को विभाजित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बीजापुर व गोलकुंडा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसी के साथ किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। तो इस पॉइंट का जो हमारा आंसर है वह है जहांगीर ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो है मुगलों को नौरोज का त्योहार कहाँ से मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पारसियों ने, मतलब पारसियों से। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वह है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। मतलब ऐसा कौन सा मकबरा बनाया गया है जो कि द्वितीय ताजमहल कहलाया जाता है। नेक्स्ट इसका जो आंसर है वह है बीबी का मकबरा, सविया उद दौरानी का मकबरा। ये जो मकबरा है यह जो है द्वितीय ताजमहल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दोस्तों, ध्यान देंगे किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। अनवर ए सुहेली ग्रंथ जो है वह पंचतंत्र का अनुवाद है। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा जो है वह ग्वालियर में स्थित है। ध्यान देंगे सभी, ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। तो बाबर की। इसका आंसर हो जाएगा बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ। महाभारत का जो है फारसी में जो अनुवाद किया गया था वह किसके काल में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के काल में। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की जो है वीडियोस हम लाते रहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियोस आपको ऑन टाइम प्रोवाइड होते रहें। धन्यवाद।